नो बुलशिट लीडरशिप, यह किताब उन मिथ्स को दूर करती है जिन्हें हम अक्सर एक महान लीडर के रूप में सुनते हैं। चाहे आप किसी कंपनी, स्कूल या स्पोर्ट्स टीम को मैनेज कर रहे हो दोस्तों, प्रभावी लीडरशिप के पीछे के सिद्धांत कभी भी पेचीदा नहीं होते हैं। लीडरशिप को प्रभावशाली खिताब या महंगे सूट की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, ये किताब बताती है। और इस किताब को पढ़कर हम में से कोई भी महान लीडर बनना सीख सकता है। दोस्तों, इस किताब के ऑथर हैं क्राइस्ट हिर्स्ट, जो लंदन बेस्ड एक मार्केटिंग सर्विस कंपनी हेवास क्रिएटिव के ग्लोबल सीईओ हैं। नो बुलशिट लीडरशिप की सिंपल लेकिन इफेक्टिव आर्ट को सीखते हैं दोस्तों। वह एक नेचुरल बॉर्न लीडर है। इस तरीके के सेंटेंसेस हमारी लीडरशिप की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के साथ गलत होने वाली हर चीज को एग्जेम्पलीफाई करते हैं। कन्वेंशनल विजडम को छोड़कर और कोई स्पेसिफिक पर्सनालिटी क्वालिटी नहीं है जो सभी लीडर्स के पास होनी चाहिए दोस्तों। कोई भी पर्टिकुलर टैलेंट या एप्टीट्यूड नहीं है जो कि उनके करियर में हमेशा जल्दी दिखाई देते हैं, और कोई स्पेशल यूनिवर्सिटीज भी नहीं है जिन्हें आपको लीडर बनाने के लिए ज्वाइन करना होता है। किसी भी स्किल की तरह लीडरशिप एक मसल है दोस्तों, जिसे कांस्टेंट प्रैक्टिस से स्ट्रांग बनाया जा सकता है। उस प्रैक्टिस को थोड़ी बहुत मैनेजमेंट थ्योरी के साथ मिलाएं और तब आप एक लीडर बनने की राह पर होंगे। जैसा कि आगे आने वाले पैराग्राफ्स में आप जानेंगे कि एक इफेक्टिव लीडरशिप के पीछे की फिलॉसफी में किसी भी बुलशिट यानी चालबाजियों या माइंड गेम्स का कोई भी काम नहीं है। इसके बजाय इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स शामिल हैं जिन्हें कोई भी इफेक्टिवली एक टीम को लीड करने के पर्पस से ज्वाइन कर सकता है। कौन जाने कि समरी के खत्म करने के बाद आप रियलाइज कर सके कि आप पूरे वक्त एक लीडर हैं और यह आपको भी पता नहीं था। लीडर्स वे लोग होते हैं जो अपने शिप और उस पर सवार लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। हाँ दोस्तों, लीडर्स वे लोग होते हैं जो अपने शिप और उस पर सवार लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि लीडरशिप की पोजीशन के लिए अपॉइंटेड किया जाना चैलेंजिंग हो सकता है कि नहीं। चाहे आपको बस एक छोटी लीग टीम का कोच बनने के लिए कहा जाए या आपको अपनी कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव रोल के लिए प्रमोट किया गया हो, लीडरशिप सभी शेप्स और साइजेस में होती है दोस्तों। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी लीडरशिप में कितने लोगों की टीम है और वो कितनी बड़ी है, या उस पर लगाए गए दाव कितने हाई हैं। लीडरशिप के पीछे सारे चैलेंजेस इक्वली ही होते हैं। आइए इसको समझते हैं दोस्तों। असल में एक लीडर होने का सबसे बड़ा चैलेंज अच्छी तरीके से लीड करना होता है। इसका मतलब है कि लोगों से पूरी तरीके से भरे हुए शिप को उसकी डेस्टिनेशन तक चलाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके रवाना होने के बाद कितना रफ वाटर मिला है आपको दोस्तों। लकीली दो सवाल हैं जो आपको इस जर्नी पर गाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, आप और आपका ऑर्गेनाइजेशन अभी कहां है? करंटली आप किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं? ये जानने के लिए एज अ लीडर आपको जो सबसे अच्छी चीज आप कर सकते हैं वो है सुनना, और सुनने के लिए सबसे अच्छे लोग हैं फ्रंटलाइन कस्टमर को फेस करने वाले एम्प्लॉयज। आफ्टर ऑल, आपके कस्टमर को जिन इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है उनके बारे में वे डायरेक्टली जानते हैं, चाहे वे कैशियर हो, सेल्स पीपल हो या कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स हो। उनके विजन या ओपिनियन आपके ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हायर किए जाने वाले किसी भी एक्सपेंसिव आउटसाइड कंसल्टेंट की तुलना में इनफाइनाइटली ज्यादा वैल्यूएबल होंगे दोस्तों। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप इन इंफॉर्मेशन या इनसाइट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन सर्वे जैसे नायाब तरीकों को ट्राई कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप इफेक्टिव होना चाहते हैं तो आपको ज्यादा इंटीमेट अप्रोच की जरूरत है, जैसे BBC रेडियो 1 की पिज्जा मीटिंग, जहां कंपनी के सभी लोग फ्री पिज्जा के लिए एक साथ आते हैं और कंपनी के इश्यूज पर अपना नजरिया शेयर करते हैं। दोस्तों, अब जब आप जानते हैं कि आपकी कंपनी कहां है, तो दूसरा सवाल पूछने के लिए तैयार रहें, आप कहां जाना चाहते हैं? इस पॉइंट पर अनक्लियर मिशन के स्टेटमेंट में फंसना या विजन के साथ आना, ये टाइम वेस्टिंग करना है। लीडरशिप के लिए बुलशिट अप्रोचेस होती हैं दोस्तों। ये 2015 के रग्बी वर्ल्ड कप के फर्स्ट राउंड में ही हारने वाली इंग्लिश रग्बी टीम को ही ले लीजिए दोस्तों। इस शर्मनाक हार के चलते उन्होंने एक नए हेड कोच एडी जोन्स को हायर किया था। जोन्स ने खुद से ही 2 लीडरशिप क्वेश्चन पूछे। क्या वह जानता था कि उसकी टीम अभी कहां है? एक एम्बैरेस्ड और हारी हुई टीम, और टीम कहां पहुंचना चाहती थी? वह 2019 में अगला वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे। हाथ पर हाथ रखने के बजाय जोन्स ने फौरन ही टीम को उस गोल की ओर काम करने के लिए लगा दिया।
और ये उतना ही इजी है। ना कोई कंसल्टेंट, ना कोई विजन, ना कोई मिशन स्टेटमेंट और ना कोई बुलशिट। हाँ दोस्तों, कोई बुलशिट नहीं, बस लीडिंग। लीडरशिप एग्जीक्यूशन डिसीजन के बारे में है और मिस्टेक्स करने से डरने के बारे में नहीं। हाँ दोस्तों, लीडरशिप एग्जीक्यूशन डिसीजन के बारे में है और मिस्टेक्स करने से डरने के बारे में नहीं है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। अब जब आप जानते हैं कि आप कहां हैं और आप कहां जाना चाहते हैं, तो अब यह पता लगाने का टाइम है दोस्तों कि आपकी जर्नी के स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट के बीच आप किस किस तरीके से खराब समंदर में नेविगेट करेंगे। लेकिन लीडरशिप एक्शन लेने के बारे में है दोस्तों, सिर्फ बात करने के बारे में नहीं है। इसलिए पॉइंटलेस मीटिंग के एंडलेस आवर से बचें, जहां डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पर डिस्कशन किया जाता है। एज अ कैप्टन आपको कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल साइंस पर बेस्ड वेदर प्रेडिक्ट नहीं करना है। आप वो सब मीटियोरोलॉजिस्ट पर छोड़ सकते हैं। आपका काम शिप को चलाना है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका काम चीजों को ठीक करना है। अब डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना अक्सर इजी लगता है। बहुत से एक्शन लेने के बीच डिसीजन लेना हार्ड टास्क हो सकता है दोस्तों, खासकर कि तब जब फेलियर का रिस्क ज्यादा हो। तो आप कैसे जानेंगे कि कौन सा डिसीजन लेना सही है? तो इस मैटर की सच्चाई ये होती है दोस्तों कि कोई डिसीजन सही है या गलत है, इसका ऑब्जर्वेशन सिर्फ डिसीजन लेने के बाद ही किया जा सकता है और इसके रिजल्ट में एक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। इनफैक्ट जब डिसीजन लेने की बात आती है, तब डिसीजन नहीं लेना ही एकमात्र गलत डिसीजन होता है दोस्तों। तो अगर एक्शन लेना ही एकमात्र रास्ता है, तो एक यूजफुल टूल को एम्प्लॉय करना जो आपके डिसीजन को सक्सेस का एक बड़ा चांस देगा, वो होता है 40-70 रूल। हाँ दोस्तों, 40-70 रूल, जो कि फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल द्वारा बनाया गया था। बेसिकली वह इस बारे में ही है कि आपको सिर्फ किसी डिसीजन पर तभी अमल करना चाहिए अगर आप इसके सक्सेस के 40% चांसेस मानते हैं। लेकिन एक बार जब आपको लगे कि सक्सेस की पॉसिबिलिटी 70% है, तो आप देखेंगे कि आपने इस पर सोचने में बहुत टाइम स्पेंड कर दिया है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि स्ट्राइक तब करें जब लोहा गर्म हो। हाँ दोस्तों, स्ट्राइक तब करें जब लोहा गर्म हो। ऑप्शन का वेट करना बहुत अच्छा है, लेकिन यह बस एक पॉइंट तक ही ठीक होता है दोस्तों। आफ्टर ऑल, एक लीडर के रूप में बैड डिसीजन सिर्फ आप पर ही इफेक्ट नहीं डालता है दोस्तों, बल्कि बाकी सभी लोगों पर भी इफेक्ट डालता है जो इस जर्नी में आपके साथ हैं, जिनके आप कप्तान हैं। हाँ दोस्तों, फिर भी लीडर्स मिस्टेक करते हैं, लेकिन जब तक 51% डिसीजंस आपको बेस्ट रिजल्ट की ओर ले जाते हैं, आप गेम में आगे रहते हैं। यहां तक कि भले ही आपके द्वारा किए गए 49% डिसीजंस बुरे हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ सीखे गए सबक से फ्यूचर में बैड या रॉन्ग डिसीजंस को दोहराने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बदलना लोगों को खुद से डिसीजन लेने की फाड़ देना है। हाँ दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बदलना लोगों को खुद से डिसीजन लेने की फाड़ देना है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चरल एस्पेक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह उन तरीकों को डिफाइन करता है जिसमें टीम के मेंबर्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप दोनों के रूप में वर्क करते हैं। लेकिन जब कई बिजनेसेस ने अपनी कंपनी के कल्चर्स को एक इलैबोरेट मिशन स्टेटमेंट्स और वैल्यू की लिस्ट के साथ डिफाइन किया, तो यह जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से कंपनी एक्चुअली में काम करती है उससे इसका कुछ लेना देना भी हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन को इस फेट से बचने के लिए एक्शंस के थ्रू एक कल्चरल चेंज को बढ़ावा देने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि यह शब्दों से ही हो दोस्तों, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका एक एग्जाम्पल सेट करना होता है। यह जरूरी है क्योंकि आप जिस कल्चर को बनाना चाहते हैं वह वो है जहां डिसीजन लेना आपके ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल पर जोर डालता है। और अगर आप एक लीडर के रूप में काम करते हैं तो बाकी सभी के इस सूट को फॉलो करने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन अक्सर यह करने से ज्यादा कहना ईजी होता है दोस्तों। कल्चर कई मायने में कंक्रीट के जैसा है। जब गीले होने पर कंक्रीट को शेप देना इजी होता है, तो वहीं एक बार सेट होने पर मैनिपुलेट करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है दोस्तों। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अनहेल्दी एलिमेंट से भरा हुआ है, जैसे कि पेटी राइवलरीज और टॉप डाउन हिरार्कीज, जहां किसी को भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है, आपको कंक्रीट को नष्ट करना होगा दोस्तों, एकदम डिस्ट्रॉय करना होगा और फिर से स्टार्ट करना होगा। और यह उन कई जरूरी एक्शंस में से एक है जो दूसरों को भी खुद से डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। अनहेल्दी कंपनी कल्चर के कंक्रीट को नष्ट करने का एक तरीका फिजिकल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना हो सकता है, जहां आपके लोग काम करते हैं दोस्तों, उस एनवायरनमेंट को। यह चेंजिंग जैसा सिंपल हो सकता है, जहां आपकी टीम एक टेबल के चारों ओर इकट्ठा होने के बजाय सोफे पर बैठकर मीटिंग करती है।
यहां तक कि सिर्फ अपने वर्क प्लेस मीटिंग प्लान्स में ही फेरबदल करने का एक पावरफुल इफेक्ट पड़ सकता है, खासकर अगर आपको कोने में छिपकर बैठने वाले ऑफिसेज और हायरार्की जैसे लोगों से छुटकारा पाना है दोस्तों। तो ये फिजिकल चेंजेस छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये उन बैड हैबिट्स को दूर करने के लिए जरूरी है जो एक कंपनी कल्चर में डेवलप होते आए हैं। बेशक वे रातों रात आपके बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन वह बेशक एक नई और इंप्रूव्ड कंपनी कल्चर को लागू करने के लिए स्पेस जरूर क्रिएट करेंगे। हाँ दोस्तों, ठीक ऐसा ही हुआ था जब ऑथर किसी मेजर कंपनी के सीईओ बने थे। कंक्रीट को नष्ट करने के बाद उन्होंने एक वर्ड से ही एक नई कल्चर की शुरुआत कर दी थी, ओपन अप। हाँ दोस्तों, ओपन, खुल जाइए। अब काम पर असाइन करने के लिए मैनेजर्स की जरूरत नहीं थी। उदाहरण के लिए इसकी बजाय उन्हें फिर से एक मेंटर के रूप में फ्रेम्ड किया गया था जो लीड करते थे। उनका रैंक कोई मायने नहीं रखता था। डिपार्टमेंट को मीटिंग्स, प्लान्स या रैंक्स या जॉब टाइटल से दूर किया गया था। इसकी बजाय टीम्स फ्लेक्सिबल हो गई। उन लोगों के साथ क्लोजली काम करना पॉसिबल हुआ जिनके साथ वे टास्क को शेयर किया करते थे। हर ग्रेट लीडर के पीछे एम्बिशियस की एक कतार होती है दोस्तों, साथ ही डिपेंडेबल फॉलोअर्स भी होते हैं। हाँ दोस्तों, हर ग्रेट लीडर के पीछे एम्बिशियस की एक कतार होती है, साथ ही डिपेंडेबल फॉलोअर्स भी होते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। जबकि एक ओपन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को अपनाना एक लीडर के रूप में अपने गोल्स को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। अगर आपकी टीम में सही लोग हैं तो कोई भी कल्चरल शिफ्ट कम ही इफेक्टिव होता है दोस्तों। यही वजह है कि आपकी टीम के उन लोगों को हटाना जरूरी है जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के रास्ते में आड़े आते हैं। लकीली जी के एक्स सीईओ जैक वेल्श ने 2 सवाल उठाए जो आपको ये डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे कि कौन आपको पीछे खींच रहा है। फर्स्ट है, क्या कोई एम्प्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर के साथ फिट बैठता है, और सेकंड, क्या वह रिजल्ट देता है। अगर आपके आंसर दोनों क्वेश्चन के लिए हाँ है तो ये ऑब्वियसली एक ग्रेट फिट है, और यह इक्वली क्लियर हो जाता है कि जो लोग आपके कल्चर के काबिल नहीं हैं और रिजल्ट डिलीवर नहीं करते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए दोस्तों। लेकिन उन एम्प्लॉयज के बारे में क्या जो आपकी कंपनी कल्चर में फिट तो हैं लेकिन रिजल्ट डिलीवर नहीं करते हैं? तो इन लोगों को बनाए रखने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि कल्चर सबसे ऊपर होता है, लेकिन उन्हें एक कोच को असाइन करना चाहिए ताकि वे अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट कर सकें। हालांकि ये ट्रिकी होता है कि उन लोगों के साथ क्या करना है जो डिलीवर करते हैं, आप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल्चर के साथ वो फिट नहीं होते हैं। काउंटलेस लीडर ने इस तरीके के केसेस पर ध्यान दिया है, लेकिन वॉल्स जिनके पास दशकों का एक्सपीरियंस है उनका मानना है कि एम्प्लॉयज असल में अपनी टीम के भीतर कल्चर्स की ग्रोथ को अटकाते हैं और लॉन्ग टर्म में अपने ऑर्गेनाइजेशन में रुकावट बनते हैं। जैसे वे एडवाइस देते हैं कि उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन टीम के लिए मेंबर्स को बोर्ड पर लाने के बारे में क्या विचार होता है दोस्तों? यह शॉर्ट आंसर्स यह बताते हैं कि डिवर्सिटी हमेशा जीतती है। आपको डिपेंडेबल प्रोफेशनल्स और अनप्रेडिक्टेबल मैवरिक्स के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। एक फुटबॉल टीम के बारे में सोचिए दोस्तों, उनके रिलायबल डिफेंडर्स और मैवरिक पर गौर करते हैं। अगर पूरी टीम फुल टाइम डिफेंस खेले तो उनके पास फील्ड में कहीं और जगह होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी दोस्तों। यह पक्का है कि डिपेंडेबल लोगों की होमोजीनियस टीम्स को लीड करना इजी होता है, लेकिन उनके ओनरशिप लेने और क्विक डिसीजन लेने के चांसेस भी कम होते हैं दोस्तों। वहीं दूसरी ओर एम्बिशियस उदार टीम के मेंबर्स एक ग्रुप बनाने में हेल्प करते हैं जो रेडिकल डिसीजंस लेने को रेडी रहते हैं। लेकिन डिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस भी पर्सनालिटी टाइप से परे होती है दोस्तों। 2015 की मैकिन्जी रिपोर्ट के अनुसार अपनी टीम में सबसे ज्यादा एथनिक एंड रेशियल डिवर्सिटी वाली पब्लिक कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। असल में पब्लिक कंपनीज के सबसे डिवर्स क्वार्टर टाइम में इंडस्ट्री एवरेज से 35% ज्यादा अर्निंग की पॉसिबिलिटी थी। मल्टी कल्चरल टीम्स का मतलब है हर कोई टेबल पर आने के लिए स्पेशली ही होता है, और ये अनडाउटेडली आपके ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर को बूस्ट करने में हेल्प करता है दोस्तों। बेस्ट लीडर्स एनर्जी और रेजिलियंस बनाए रखते हैं जो वे अपनी पूरी टीम को पास करते हैं। हाँ दोस्तों, बेस्ट लीडर्स एनर्जी और रेजिलियंस बनाए रखते हैं जो वे अपनी पूरी टीम को पास करते हैं। आइए इस पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। कई मायनों में लीडिंग एक पहाड़ की चढ़ाई करने जैसा होता है। एक लीडर के रूप में आपका जॉब आपकी टीम को यह समझाना है कि एक पहाड़ी पर चढ़ाई करना मुमकिन है। फिर एक बार जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं तो आपको इस डिस्टेंस पर एक और पहाड़ी को पॉइंट आउट करने में एबल होना होगा ताकि टीम अगली चढ़ाई यानी अगला गोल पार कर सके। रास्ते में कुछ टीम ठोकर खाकर औंधे मुंह गिर सकती है दोस्तों, लेकिन एक लीडर के रूप में यह आपका जॉब है कि आप उन्हें फिर से अपने पैरों पर वापस खड़ा करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप पीक्स पर
बढ़ते हैं और जर्नी के बारे में सोचते हैं तो टाइम अनडाउटेडली टफ होता जाएगा, लेकिन जब ऐसा होता है तो ये पहले से कहीं और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है और एक लीडर उस तरीके की एनर्जी और रेजिलियंस ट्रांसफर करता रहेगा जो फॉलो करने वालों को इंस्पायर करता रहे। हाँ दोस्तों, आफ्टर ऑल अगर आप एक बैड एग्जाम्पल सेट करते हैं तो दूसरे भी उसको फॉलो करेंगे दोस्तों। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक खराब दिन के बाद आप अपनी टेबल पर बैठते हैं और अपना सर अपने हाथों में रख लेते हैं दोस्तों। जब आपकी टीम आपको इस तरीके से देखती है तो सोचिए वो क्या सोचेगी। तो ये किसी भी तरीके से उन्हें इस बात के लिए इनकरेज नहीं करता है कि वे खुद की मेहनत को बनाए रखें। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप हैरान परेशान दिखाई देते हैं तो वह भी ऐसा ही फील करेंगे दोस्तों। अब ज्यादातर केसेस में एक पॉजिटिव एटीट्यूड ट्रांसफर करना उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन दूसरों के एटीट्यूड्स का भी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है और एक पूरी टीम की एनर्जी को डाउन करने और उन्हें डीमोटिवेट करने के लिए एक टीम मेंबर का बैड एटीट्यूड ही काफी होता है। इस सिचुएशन को इमेजिन करिए दोस्तों, आप और आपकी टीम नेक्स्ट मॉर्निंग एक इंपॉर्टेंट पिच की तैयारी के लिए देर तक काम कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी लेवल तेजी से गिर रहा है। फिर एक टीम मेंबर, मान लीजिए कि आपका नाम रियान है, इतनी देर तक काम करने के बारे में कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं और इससे बाकी टीम का मनोबल भी गिर जाता है। तो दोस्तों इस तरीके की मूवमेंट्स ही जैक वेल्च की विजडम को उजागर करती है। हाँ दोस्तों, जब शिट हिट करने वाली हो और डेडलाइन तेजी से बढ़ रही हो तो आपका असली रंग दिखाई देता है। तब चाहे आप लीडर हो या फॉलोअर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। रियान ज्यादातर वक्त अच्छा काम करता है, लेकिन उसका बैड एटीट्यूड आपके कल्चर को डेवलप करने की कोशिश करने के आइडिया पर फिट नहीं बैठता है और उसका बिहेवियर आपकी टीम के बाकी के पार्ट से एनर्जी खींच लेता है। तो यहां तक कि सबसे ज्यादा ब्रोकन टीम्स को भी प्रॉपर लीडरशिप के साथ फिर से रेडी किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, यहां तक कि सबसे ज्यादा ब्रोकन टीम्स को भी प्रॉपर लीडरशिप के साथ फिर से रेडी किया जा सकता है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। आज की दुनिया में लगातार बिजनेसेस चौपट होते जा रहे हैं, हम देख ही रहे हैं दोस्तों। लगभग सभी इंडस्ट्रीज को बंद किया जा रहा है और प्राचीन कॉर्पोरेट बाजार को इनोवेटिव कंपटीशन द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन जब कई कंपनीज हमारे आसपास हो रहे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस का शिकार होती है तो कुछ तूफान से जूझकर टॉप पर भी वो आ जाती है। तो ऐसी सक्सेस स्टोरी सक्सेसफुल चेंज मैनेजमेंट पर टिकी हुई होती है, जहां नए लीडर्स फेलियर कंपनीज में आते हैं और चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं। ऑथर के पास ऐसा करने के 10 सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों और उन्होंने कई ऐसी स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई किया जिसे ब्रोकन बिजनेसेस यानी बिखरे हुए बिजनेसेस को ठीक करने की कोशिश करते समय लीडर या एम्प्लॉई इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बदलाव को जो लीडर को सबसे पहले करना चाहिए वह एक सिंपल रिसेप्शन टेस्ट रन करना होता है दोस्तों। बॉडी लैंग्वेज और अपीयरेंस लोगों के बारे में बहुत कुछ बता सकती है, जिसमें इनर फीलिंग भी शामिल होती है जिन्हें वे छिपाए रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए चेंज लीडर्स को अपनी सिचुएशन को एक्यूरेट काउंटिंग करने के लिए अपनी नई टीम के मेंबर का क्लोजली ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है दोस्तों। क्या बातचीत करते समय लोग आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं? क्या वे अपनी अपीयरेंस के बारे में परवाह करते हैं? एक साथ ऑब्जर्व किए गए लोगों के ये इंप्रेशंस आपको बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बताएंगे दोस्तों। लेकिन रिसेप्शन टेस्ट, इसका यह नाम शायद सबसे बड़े गिव अवे से लिया गया है, एक अनटाइडी क्लटर्ड रिएक्शन एरिया होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन मीडियोक्रिटी, हाँ दोस्तों, मीडियोक्रिटी के अंदर वो एकदम से रम जाती हैं, उसके अंदर मास्टर्ड हो जाती हैं, तो एक प्रोफेशनल रिसेप्शन यूजुअली पहली चीज होती है। उस एरिया को क्लीन करना और उसे कॉस्मेटिकली अट्रैक्टिव बनाने से टीम के मेंबर को अपने काम की जगह पर थोड़ा और ज्यादा प्राउड फील करने में हेल्प मिल सकती है। ब्रोकन बिजनेस को फिक्स करने का अगला पड़ाव उन 5 एलीज को आइडेंटिफाई करना होता है जिनको आप अपनी फोर्सेस में शामिल कर सकते हैं। यह उन लोगों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन और बाहर के चारों ओर की सिचुएशन जानते हैं और जिनको चेंज मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस हो। इस नई कोर टीम के साथ आप स्मॉल और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक बार यह हो जाने के बाद वह कंपनी में चेंज लाने की उम्मीद के लिए एवेंजलिस्ट के रूप में काम करेंगे दोस्तों, यह श्योर करते हुए कि हर कोई इस बात से अवेयर हो कि यह सब कहां जा रहा है। लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि एक सक्सेसफुल चेंज लीडर होने के नाते लॉन्ग टर्म के लिए यह आपको ही नुकसान ना पहुंचा दे दोस्तों। एक्यूरेटली कुछ भी इजी नहीं है और राख से टूटे एकदम ब्रोकन बिजनेस को ऊपर उठाना कोई मजाक बात नहीं होती दोस्तों। जैसा कि कहा जाता है कि रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था, रीबिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन भी इससे अलग नहीं है। इसलिए वहां चिपके रहिए, फ्लेक्सिबल बने रहिए और कंफर्म करिए कि आप लीडरशिप को बनाए रखें
ताकि आपके नए फॉलोअर्स आपको इंस्पायर करते रहें। तो दोस्तों, नो बुलशिट लीडरशिप किताब की समरी के अंत में मैं इस समरी से कुछ मेन पॉइंट आपके सामने फिर से दोहराता हूं। पहला, किसी भी स्किल की तरह लीडरशिप एक मसल है जिसे कांस्टेंट प्रैक्टिस से स्ट्रांग बनाया जा सकता है। उस प्रैक्टिस को थोड़ी बहुत मैनेजमेंट थ्योरी के साथ मिलाइए और तब आप एक लीडर बनने की राह पर होंगे। दोस्तों, नो बुलशिट लीडरशिप में कुछ बेसिक प्रिंसिपल शामिल होते हैं जिन्हें कोई भी इफेक्टिवली एक टीम को लीड करने के पर्पज से ज्वाइन कर सकता है। दूसरा पॉइंट, 40-70 रूल बेसिकली इस बारे में है कि आपको सिर्फ किसी डिसीजन पर तभी अमल करना चाहिए अगर इसके सक्सेस के 40% चांसेस हैं दोस्तों। लेकिन एक बार जब आपको लगे कि सक्सेस की पॉसिबिलिटी 70% है तो आप देखेंगे कि आपने इस पर सोचने में बहुत टाइम स्पेंड कर दिया है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि स्ट्राइक तब करिए जब लोहा गर्म हो। हाँ दोस्तों, तीसरा पॉइंट, असल में एक लीडर होने का सबसे बिगेस्ट चैलेंज अच्छी तरीके से लीड करना होता है। इसका मतलब है कि लोगों से पूरी तरीके से भरे हुए शिप को उसकी डेस्टिनेशन तक चलाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके रवाना होने के बाद कितना रफ वाटर आपको मिलता है। दरअसल कहने का मतलब यह होता है दोस्तों कि बिजनेस में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाए, आपका काम है ठीक से लीड करके चलते रहना। हाँ दोस्तों, चौथा पॉइंट है, वर्क प्लेस में छोटे मोटे चेंजेस शायद आपको नाकाफी लगे, लेकिन सिर्फ अपने वर्क प्लेस मीटिंग प्लान्स में ही फेरबदल करने का एक पावरफुल इफेक्ट पड़ सकता है, खासकर अगर आपको कोने से छिपकर बैठने वाले ऑफिसेज और हायरार्की जैसे लोगों से छुटकारा पाना हो। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि नो बुलशिट लीडरशिप सभी चीजों को इजी बनाने के बारे में है। अपने मिशन के स्टेटमेंट और वैल्यूज की लिस्ट को फेंक दे और लीडरशिप के बेस में उतरे दोस्तों, यानी लीडिंग के अंदर। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका काम अपने लोगों को पॉइंट ए से ले जाकर उनको पॉइंट बी तक लाना होता है दोस्तों। आप और आपकी टीम डेफिनेटली रास्ते में रुकावटों को पाएगी, लेकिन एज अ लीडर यह आपका जॉब है कि आप अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहें, फिर चाहे कुछ भी हो। एक बार जब आपने नो बुलशिट लीडरशिप की फाड़ को संभालना सीख लिया दोस्तों, तब आप ऑर्गेनाइजेशन को उसकी मुश्किलों से, उसे बर्बादी की खाई से बाहर ले जाने में केपेबल हो जाएंगे और उसे एक सुनहरे कल की ओर ले जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद। इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।